हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड केपलर्स लॉ। यदि हम लोग वो सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करें तो क्या क्या था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब हो गया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे यदि किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो वो दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो इस दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? तो केपलर्स लॉ पढ़े थे कि केपलर्स लॉ क्या होता है। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कि प्लैनेट यदि जो मूव कर रहे हैं हम लोग के सन के चारों तरफ, तो वो किस रूल पे मूव करता है या फिर किस लॉ को फॉलो करता है, किस तरीके से फॉलो करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था कि उसका पाथ कैसा होगा, तो इलिप्टिकल होगा। उसका लॉ ऑफ एरिया हम लोग पढ़े थे कि उसका स्पीड अलग अलग जगह पे क्या सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा। और हम लोग लॉ ऑफ टाइम पीरियड पढ़े थे कि वो उसके एक चक्कर लगाने में उसके डिस्टेंस, उसका जो मेन डिस्टेंस है उस पर किस तरीके से वो डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ एंड फ्री फॉल। तो पहला टॉपिक इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? तो जो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़े? पहला कि वो प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो दूसरा वाला यहाँ पे लॉ है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना, इसी को हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। यानी कि यदि हम लोगों से पूछा जाए इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट है दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए इन्वर्स, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इसीलिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब इस चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े हैं, और सर्कुलर मोशन में हम लोग ये पढ़े हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो F=mv²/r। यानी कि अब ये मान लो कि यहाँ पे सन है और सन के चारों तरफ यदि प्लैनेट मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और वो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो वो एक्सेलरेशन इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा तो v²/r। तो इस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है। तो यानी कि जो फोर्स लग रहा है, यदि वो m मास का ऑब्जेक्ट है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का मास यदि m है, तो उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा? तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे Fc से रिप्रेजेंट कर देते हैं, mv²/r। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखें कि जो फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv²/r है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मास, उस ऑब्जेक्ट का मास तो मतलब चलो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट टाइप का है। यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वेलोसिटी पे और ये r पे। हम लोग को केवल r चाहिए, वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करना होगा। तो यदि मान लो कि ये इसका डिस्टेंस r है और यदि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ वापस यहाँ तक आने में जो जितना टाइम लगा रहा है वो टाइम यदि कैपिटल T है, जिसको हम लोग टाइम पीरियड यहाँ बोल देते हैं,
तो यहाँ से वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है यानी कि उसके सरकमफेरेंस के इक्वल, यानी कि v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो हम लोग यहाँ पे v के जगह पे 2πr डिवाइडेड बाई t लिख सकते हैं, यानी कि चलो वो जो फोर्स है वो फोर्स किसके इक्वल होगा, तो m डिवाइडेड बाय r तो होगा ही, और उस v के जगह पे वो रख दें तो 2πr डिवाइडेड बाई कैपिटल T, इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू m बाई आर इंटू, इसको स्क्वायर कर दें तो 4π स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। अब यहाँ पे ये r और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी हम लोग के पास f क्या आया, तो वो आया 4π स्क्वायर m इंटू, अब ये r स्क्वायर है, यहाँ पे r है तो एक कैंसिल हो जाएगा तो केवल r होगा, और डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। लेकिन अभी भी देखा जाए तो f इज इक्वल टू 4π स्क्वायर m इंटू आर डिवाइड बाई टी स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे भी वेरिएबल कुछ दिख रहा है, और वो क्या है, तो ये r है और ये कैपिटल T यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि ये इस पे तो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे, लेकिन इस टाइम पीरियड के भी इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे इस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसको भी हटाना होगा हम लोग को। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो हम लोग पिछले क्लास में कैपलर्स थर्ड लॉ पढ़े थे, क्या था, तो टी स्क्वायर और आर क्यूब का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो कैपलर्स थर्ड लॉ है उसके हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ क्या होगा, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो कोई कांस्टेंट इनटू आर क्यूब। तो यहाँ पे तो हम लोग इस टी स्क्वायर के जगह पे वो चीज़ लिख सकते हैं, तो यदि हम लोग उसको लिखें तो क्या होगा, तो इसको इधर लिखते हैं, f इज इक्वल टू 4π स्क्वायर इंटू m इंटू आर डिवाइडेड बाय, इस टी स्क्वायर के जगह पे के आर क्यूब डाल देते हैं, तो के आर क्यूब। अब ये r के साथ ये कैंसिल होके आर स्क्वायर बचेगा, यानी कि अभी हम लोग के पास क्या आया, तो f इज इक्वल टू 4π स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर। अब इसमें देखा जाए तो ये k भी एक कांस्टेंट है, 4π स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, और मास भी तो किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड है, वो भी कांस्टेंट है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, तो वो फोर्स डिपेंड कर रहा है उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के, यानी कि हम लोग इस सारे कांस्टेंट को हटा दें तो हम लोग लिख सकते हैं कि f किस पे डिपेंड कर रहा है, तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये हो गया हम लोग का इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो फ्री फॉल की हम लोग बात करें तो फ्री फॉल क्या होता है, तो फ्री फॉल का मतलब हो गया कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, तो क्या होता है, वो क्या वो स्थिर होता है, नहीं, वो नीचे की ओर गिरता है। तो क्यों नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन उसको अपनी ओर खींचता है, यानी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर आता है, उस बॉल को, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट करना, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, यानी कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग छोड़ दें, ड्रॉप करें, तो वो नीचे की ओर जाएगा। किसी चीज़ को हम लोग यदि ऊपर भी फेंकें तो वो ऊपर जाएगा, कुछ देर के बाद वो कहीं पे जाके उसका स्पीड 0 हो जाता है और फिर वो वापस नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी कि हमेशा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता रहता है, और ये जो नीचे की ओर खींचना अर्थ का, इसी को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फ्री फॉल हो रहा है तो वहाँ पे वो किस तरह का फोर्स लग रहा होगा, या फोर्स लग रहा होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम लोग कुछ टर्म पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हम लोग मतलब उस चीज़ को समझें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फ्री फॉल का केस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे की ओर गिरना, वो फ्री फॉल का केस है। अब उसको हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकली, उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह बना के। तो सबसे पहले हम लोग फ्री फॉल की बात करें तो फ्री फॉल
के लिए जी कैलकुलेट करना होगा, यानी कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना होगा जिस एक्सेलरेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरता है। तो उस चीज़ को मतलब कि किया जाए सबसे पहले, तो फ्री फॉल तो फ्री फॉल का मतलब हो गया कि यदि अर्थ यहाँ पे है, बड़ा सा अर्थ है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, उस मास को हम लोग बोलते हैं मास ऑफ अर्थ। अब ये केवल अर्थ ही नहीं, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग अर्थ की बात करते हैं। यदि ये इसका सेंटर है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा और उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, RE से इसको डिनोट कर देते हैं। अब मान लो कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे हैं और हम लोग का जो मास है वो मास स्मॉल m है। अब यदि बोला जाए तो जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट पे। तो चलो इसका मास और इसका मास हम लोग को पता है। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस यदि हम लोग अर्थ के सेंटर से यहाँ तक इसके सेंटर का डिस्टेंस हम लोग निकालें तो अराउंड RE के ही इक्वल होगा, क्योंकि अर्थ के सामने में इस छोटे से ऑब्जेक्ट का साइज नेग्लिजिबल है, तो हम लोग वहाँ पे इसका रेडियस ही उसके बीच का डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे बोलें तो इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो चलो वो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, तो कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2। M1 यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है तो इसको ME लिख देते हैं, इंटू स्मॉल m जो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का प्रोडक्ट, तो ME इंटू M डिवाइडेड बाय उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि RE का स्क्वायर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। तो F का वैल्यू क्या हो गया, G इंटू ME इंटू M डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। अब हम लोग बोले तो यदि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा उसके बीच में, यानी कि इसके फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा होगा और ये ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा होगा, दोनों में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो हम लोग यदि मतलब इस ऑब्जेक्ट पे बोले जो स्मॉल m वाला ऑब्जेक्ट है, इसके फोर्स लगने की वजह से वहाँ पे मान लो कि कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम लोग को पता है कि उस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स यही वाला है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जो जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको हम लोग स्मॉल g बोल देते हैं। तो चलो mg, यानी कि वहाँ पे mg फोर्स लग रहा होगा। तो यानी कि यहाँ जो Fg है यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसके जगह पे हम लोग वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग वहाँ पे लिख दें, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, तो इस दोनों को हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वो वाला इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, यानी कि g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखो m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है, तो ये किसी भी प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी कि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो मास ऑफ अर्थ का वैल्यू लिखना होगा, यानी कि हम लोग का मास कितना, अर्थ का मास कितना है, उसका रेडियस कितना है, यदि वो लिख दें तो यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा। यदि मून का हमको पता करना है तो मास ऑफ मून लिखेंगे, उसका रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे और वो वैल्यू यहाँ डाल दें तो उसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। यानी कि किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो चलो हम लोग को किसका कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है अभी अर्थ का। तो अर्थ का कैलकुलेट करने के लिए इसका मास और इसका रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए। तो कितना होता है, तो हम लोग को पता है मास ऑफ अर्थ अराउंड 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है।
और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो अराउंड 6400 किलोमीटर होता है, जिसको हम लोग चेंज कर दें मीटर में, ऐसा यूनिट में, तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब यदि ये सारा वैल्यू इसमें डाल दें तो चलो एम ई हो गया, आर ई हो गया, और जी का वैल्यू तो हम लोग को पता है, जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके, यूनिट क्या है उसका। तो चलो ये सारा वैल्यू पता है, एम ई का वैल्यू ये है, आर ई का वैल्यू ये है, और जी का वैल्यू ये है। आर ई का वैल्यू हम लोग मीटर में लेंगे, ये वाला। ये सारा वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे डाल दें तो हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट हो जाएगा, और वो अराउंड कितना आता है, तो वो अराउंड 9.8 आता है। और ये चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का है और वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया फ्री फॉल में कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही आसान सा टॉपिक था, कुछ ही लाइन में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग फ्री फॉल वाला केस करते हैं। तो फ्री फॉल का मतलब तो चलो समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग ऊपर से छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, कोई फोर्स ना लगाएं, तो भी वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा होता है, और इसी को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। तो फ्री फॉल वहाँ पे कुछ ना, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा होगा, यानी कि वो भी एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा था, तो v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2s, वो हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो दो केस है यहाँ पे। हम लोग यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जब जाता है तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता जाता है और एक हाइट पे जाके उसका स्पीड 0 हो जाता है, और फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू करता है और उसका स्पीड बढ़ता जाता है। तो ये स्पीड क्या हो रहा है, तो पहले जब ऊपर जा रहा होता है तो उसका स्पीड कम हो रहा होता है, और जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसका स्पीड बढ़ रहा होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा होता है तो उस समय रिटार्डेशन हो रहा होता है, क्योंकि उसका स्पीड तो कम हो रहा है, यानी कि उस समय जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उस समय एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काम कर रहा होगा। नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन। और जैसे ही वो हाइट एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, या फिर बोल दो तो उसका वेलोसिटी जब 0 हो जाता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरना शुरू करता है, और जब नीचे की ओर गिरता है तो उसका स्पीड बढ़ता जाता है। हम लोग बोल सकते हैं कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है वहाँ पे। यानी कि ये जो जी का वैल्यू है, हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, तो वो हमेशा डाउनवर्ड काम कर रहा होता है। डाउनवर्ड का मतलब हो गया यदि नीचे की ओर है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, यदि ऊपर की ओर जा रहा है तो रिटार्ड हो रहा है वहाँ पे, यानी कि वेलोसिटी उसका कम होता जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का फ्री फॉल वाला केस। अब यदि इससे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना होगा, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, यानी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल वाले कंडीशन में होगा, या फिर इसको हम लोग केवल फ्री फॉल लिख देते हैं, फ्री फॉल वाला कंडीशन। तो उस केस में क्या होगा, तो जो इनिशियल स्पीड है उसको हम लोग u से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम लोग का फाइनल वेलोसिटी है उसको v से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, चलो टाइम भी पहले लेते हैं, टाइम को हम लोग t से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन की जगह पे अब g लिखेंगे।
दूसरा कि अब वहाँ पे जो डिस्टेंस है जिसको एस लिखते थे डिस्प्लेसमेंट, उसको यहाँ पे हाइट बोल देते हैं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है या ऊपर नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो चलो ये ऊपर नीचे वाला मेजरमेंट हम लोग हाइट में बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ यू था यू ही रहेगा, भी टी तो ये सब तो सेम रहेगा, लेकिन ए की जगह बस जी करना और एस की जगह पे एच करना है। यानी कि हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो पहला भी इज इक्वल टू यू प्लस ए के जगह पे जी करना है यानी कि जी टी। दूसरा एस के जगह पे एच करना है यानी कि एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे जी, एस के जगह पे एच। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2 केस है, पहला कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे और दूसरा नीचे की ओर जब गिर रहा होगा। तो ये वाला कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे जब फ्री फॉल वाला केस है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर गिर रहा होता है, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन यदि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर फेंकते समय तो उसका स्पीड कम होता जा रहा है, रिटार्ड हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन तब हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ जी है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि भी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये कंडीशन कब होगा, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे, यानी कि ऊपर की ओर फेंकने पे ये बीच वाला साइन नेगेटिव, और जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा होगा तो उस समय ये वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लोग सारे इसके न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो इसके लिए फ्री फॉल में बस इतना ही है जिससे कि हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन की बात आती है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।